अब हम पार्ट 4 ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे। दिस पार्ट टॉक्स अबाउट इरैशनल नंबर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p बाय q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, all the numbers with under root can be with cube also, cube root, cube 5, like that. अब and the number of the type pi जिसकी वैल्यू होती है 3.1415 and it goes on. इस डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? जहां पे ये डेसिमल एक्सपेंशन चलती जा रही है, इसका मतलब ये है कि जब भी इरैशनल नंबर्स होते हैं, जितने भी इरैशनल नंबर्स होते हैं, अगर हम उन इरैशनल नंबर्स को की डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो वो डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, फर्स्ट पॉइंट, एंड इट विल बी नॉन रिपीटिंग। इफ यू सी ओवर हियर 4142857, इसके बाद जितने भी नंबर्स आएंगे वो दोबारा ऐसे रेपिटेशन में नहीं होंगे, वो सारे नंबर्स चलते ही जाएंगे। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, non-repeating. Similarly, in the case of √3 and in the case of pi. Now, over here, theorem 1.3 says, let p be a prime number if p divides a square, then p also divide a, where a is any positive integer. तो यहाँ पे ये कहता है कि कोई भी समझते हैं कि a कोई भी नंबर है, मे बी से 5, a is a positive integer, हमने इसका स्क्वायर लिया 25। अब हम एक नंबर p ऐसा ढूंढ रहे हैं जो a स्क्वायर को डिवाइड करे। हमें ये पता है p जो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा वो नंबर 5 ही है, यहाँ पे एक वो प्राइम नंबर 5 है। सो वी नो p डिवाइड्स a स्क्वायर which is 25 and also p 5a को भी डिवाइड करेगा। p will also divide a। इसका मतलब ये है कि जब हम लेंगे एनी नंबर जो a स्क्वायर है विच इज अ स्क्वायर नंबर और उसको एक प्राइम नंबर अगर डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव a इज 6, so this means a square is 36. Now, ऐसा प्राइम नंबर जो a स्क्वायर को डिवाइड करे, say we can take it as maybe 2। हमें पता है p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, p a स्क्वायर को डिवाइड करता है और हमारे पास आंसर आता है 18। तो क्या p a को भी डिवाइड करता है? लेट्स सी। हमारे पास a था 6 और हमारे पास p है 2। Does it divide 6 also? 6 divided by 2 is 3. Thus we conclude कि हमारे पास अगर एक प्राइम नंबर है वो नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। आइए आगे बढ़े। ओवर हियर इट सेज, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि √2 इरैशनल है। हमें पता है कि √2 इरैशनल है, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा, लेकिन √2 इरैशनल क्यों है उसका प्रूफ हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। हम ये प्रूफ बेसिकली करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से, कि हम शो करेंगे कि हम लेकर चलेंगे कि √2 एक रैशनल नंबर है और हम प्रूफ करेंगे कि हमारी जो अजम्पशन है दैट इज रॉन्ग एंड √2 इज एन इरैशनल नंबर। सो लेट अस से, सो let me take that √2 is rational. Now, if √2 is irrational, तो √2 किसके इक्वल हुआ? √2 किसके फॉर्म हुआ? √2 हमेशा a और b के फॉर्म में होएगा, जहां पर a और b जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं and b कैन नॉट बी इक्वल टू 0. So I can basically say therefore √2 is equal to a upon b, where a and b are co-prime. को-प्राइम का क्या मतलब है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी फैक्टर नहीं है। सो दीज टू नंबर्स आर प्राइम नंबर्स एंड दे आर को-प्राइम। नाउ फ्रॉम दिस, इफ कैन आई मल्टीप्लाई इट लाइक दिस, तो हमारे पास आएगा
a is equal to root 2 b. Now the next step would be we will square both the sides. जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 b का स्क्वायर. नाउ व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट इट बिकम्स रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 और ये होता है b स्क्वायर. लेट मी टेक दिस एज इक्वेशन 1. नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन कैन वी से कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को हम डिवाइड करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाए और इक्वेशन को हम इंटरचेंज कर दे टर्म्स को, तो ये बन गया b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2. अभी हमने थ्योरम 1.3 पढ़ा था जिसमें वो कह रहा था कि अगर एक नंबर है जो a के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो नंबर a को भी डिवाइड करेगा. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट सिंस 2 divides a square, therefore 2 divides a also. तो इसका क्या मतलब हुआ, a का एक फैक्टर 2 भी है, therefore 2 is a factor of a. Now what we will do is, अगर a का फैक्टर 2 है तो इसका मतलब मैं a को लिख सकती हूं एक फॉर्म 2c के फॉर्म में, where c is any number, where c is any positive integer. We get this since 2 is a factor of a, तो मतलब a जो है 2 का मल्टीपल है, तो हम उसको 2 टाइम्स c के फॉर्म में लिख रहे हैं. Now we will substitute this equation 2 in equation 1. Let us see what happens. यहां पे इक्वेशन कह रहा है a raised to power 2 is equal to 2b square. तो a की जगह मैंने लिखा 2c का स्क्वायर is equal to 2b का स्क्वायर. Now 2c का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर is 4, c का स्क्वायर is c square. Therefore we get this. Now if I take this number 2 on the left hand side, तो ये बन जाएगा 4c square over 2. Thus we get that b square is equal to 2c square. Again अगर हम इसको देखें हमारे पास आया b square is equal to 2c square. इसका मतलब हुआ कि जो b है, जो नंबर 2 है, that divides, or what we can do is we can take this on the left hand side and this becomes c square. Now with this step इसका मतलब है कि जो नंबर c square है वो b square upon 2 है, मतलब 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. अगेन बाय थ्योरम 1.3 अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 b को भी डिवाइड करेगा. Therefore 2 divides, we can just write like this, 2 divides b square. Thus 2 divides b, which means 2 is a factor of b. अब यहां पे इसका मतलब क्या है, हमने प्रूफ करा 2 जो है वो b का फैक्टर है. हमने ये भी पहले प्रूफ करा था कि 2 जो था वो a का फैक्टर भी आ रहा है, तो इसका मतलब a और b का एक कॉमन फैक्टर है which is 2. But according to our assumption we had taken that a and b are co-primes, मतलब a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता. So this means our assumption is absolutely wrong and root 2 cannot be a rational number. This means root 2 has to be an irrational number. So we can write like this. Therefore
our assumption is incorrect. Thus, root 2 is irrational. Now, this is the proof जो हमने कॉन्ट्रडिक्शन से हमने प्रूफ करा है कि रूट 2 जो है वो इरेशनल आएगा. सिमिलरली जैसे हमने रूट 2 प्रूफ करा इरेशनल है, हम प्रूफ कर सकते हैं कि रूट 3 भी इरेशनल होगा. हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि रूट 5 भी इरेशनल होगा. Now question number 2 says prove that 3 plus root 5 is irrational. अब हमें यहाँ पे हमने इससे पहले क्वेश्चन 1 में प्रूफ करा है that root 5 is irrational. So we will continue from there. Let me write here, we know root 5 is irrational. This is from question number 1. We have already proved this in question number 1. Now again we will prove this by a contradiction. Let me assume 3 plus root 5 is rational. Now again, अगर 3 plus root 5 एक रैशनल नंबर होगा तो इसका मतलब हम उसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं या हम a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं. हम कह सकते हैं a and b are co-prime numbers. Therefore we can say 3 plus root 5 is equal to a upon b, where a and b are co-prime. Now, from here, can we take 3 on the right hand side and say root 5 is equal to a upon b minus 3. अगर हम यहाँ पे देखें a by b हमें पता है रैशनल नंबर है, 3 भी रैशनल नंबर है. Now when we subtract a rational number from a rational number, the answer is always a rational number. This means a by b minus 3 is also a rational number. So I can say, since a by b is rational and 3 is also rational, thus difference of two rational numbers is also rational. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर a by b रैशनल है, 3 भी रैशनल नंबर है और इनका डिफरेंस भी एक रैशनल नंबर हुआ, तो therefore a by b minus 3 is also rational. Now, अगर राइट हैंड साइड रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगा, which means therefore root 5 is also rational. पर हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि root 5 is an irrational number. So we have written over here from question 1 root 5 is irrational. Hence our assumption is incorrect. So but we know root 5 is irrational. Therefore, our assumption is incorrect.
Therefore 3 plus root 5 is irrational. This is the proof of this question. Now let's move on to the next question, question number 3. यहाँ पे कहते हैं prove that the following are irrational. The first part says 1 by root 2. Again, let us assume 1 by root 2 is rational. This is same as we did earlier. अगर 1 by 2 रैशनल होगा तो हम उसको a by b के फॉर्म में लिख सकेंगे. तो therefore 1 by root 2 is equal to a upon b, where a and b are co-prime numbers. Now, can we write it as, when we cross multiply it, this would become b is equal to a root 2. अगर हम a को नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये बन जाएगा root 2 is equal to b by a. Now again, अगर a by b rational number है तो b by a is also a rational number. Now since a upon b is rational, this implies b upon a is also rational. Now, अगर b by a rational number है तो यहां से क्या आ गया कि root 2 is also rational. Therefore, root 2 is rational, but we know that root 2 is irrational. Therefore, we have this is a contradiction to the fact that root 2 is irrational. Therefore, again our assumption is incorrect कि 1 by root 2 जो है वो rational नहीं हो सकता. 1 by 2 has to be irrational. Therefore, our assumption is incorrect and 1 by root 2 is irrational. Hence, we have proved that 1 by root 2 has to be irrational. Now, next it says 7 by root 5 is irrational. Again, let me say 7 by root 5 be rational. On the same line, I can say, therefore, 7 by root 5 can be written as a by b, where a and b are co-prime. Now, what can I say? I can also write it as root 5 is equal to a upon 7b. Now, clearly, अगर a by b rational है तो a upon 7b will also be a rational number. Now, as a upon b is rational, therefore, a upon 7b is also rational. इसका क्या मतलब हुआ? अगर a upon 7b rational है तो इससे हमारे पास आया कि root 5 is rational, which is of course it is a contradiction to the fact that root 5 is irrational.
So, but we have root 5 is irrational. Thus, our assumption is incorrect and 7 root 5 has to be is irrational. So we have proved the 7 root 5 has to be irrational by the method of contradiction. Now this is the last part of this exercise and this question. Over here it says 6, you have to prove that 6 plus root 2 is irrational. Again on the same line, हम लेके चलेंगे let 6 plus root 2 be rational. Therefore, we can write 6 plus root 2 in the form of a over b. Same a and b are co-prime. Now, अगर 6 plus root 2 जो है वो एक रैशनल नंबर के इक्वल है a by b, so I can say root 2 is equal to a over b minus 6. हमने ये पहले पढ़ा है कि difference between two rational numbers is also a rational number. So we know difference of two rational numbers is also rational. Therefore, root 2 is rational. But we know that root 2 cannot be rational. Root 2 has to be irrational. Thus, this is a contradiction as root 2 is irrational. Therefore, we can say 6 plus root 2 is irrational. Now with this, we end this exercise and also this part of irrational numbers, and we'll move on to the next part, part 5, which is about rational numbers and their decimal expansion.